गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट ये हम कर रहे थे। इसमें अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक कर रहे थे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 4 प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन अनुशासन, फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड। अब फिफ्थ जो हम करेंगे इसमें दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, यूनिटी ऑफ कमांड तो हमें कि आदेश की एकता का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत। निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत। निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स द एक्टिविटी दैट हैव सेम ऑब्जेक्टिव। एक बार इसका मीनिंग हम लिख लेते हैं, द एक्टिविटी the activities that have same objective. The activity that have same objectives should be directed by only one manager, under one plan. यानी द एक्टिविटी दैट हैव सेम ऑब्जेक्टिव, यानी एक्टिविटी जिसका सेम उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव सेम होता है, शुड बी डायरेक्टेड बाय, वो डायरेक्टेड होनी चाहिए, निर्देशित होनी चाहिए ओनली वन मैनेजर, एक ही मैनेजर से, अंडर वन प्लान। ठीक है, यानी जो सेम एक्टिविटी है वो एक मैनेजर, वन मैनेजर से ही, और एक प्लान होना चाहिए काम के लिए। ठीक है, यानी ऐसे जो कार्य है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। ये देखिए, आप बहुत से फंक्शंस हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनका सेम ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है, तो वो जो एक्टिविटी है वो वन मैनेजर की अंडर वन प्लान, उसका एक ही प्लान होना चाहिए और एक मैनेजर के द्वारा ही वो की जानी चाहिए, ये नहीं एक से अधिक मैनेजर हो। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी होंगे काम तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, सेल्स मैनेजर का सेल्स से रिलेटेड हो काम तो सेल्स मैनेजर के अकॉर्डिंग, नहीं उसमें HR मैनेजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मेन एम यही है, यही बताया गया है इसमें। ठीक है, कि ये सिद्धांत कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्यों का एक ही अधिकारी होना चाहिए और उन सभी कार्यों की एक योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी समान कार्यों तथा समान उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी और एक ही योजना होनी चाहिए। एक अधिकारी, वन हेड एंड वन प्लान का ये फॉर्मूला होना चाहिए। इससे कार्यों में एक रूपता बनी रहती है, यानी जो काम होते हैं उसमें क्या बनी रहेगी, एक रूपता बनी रहती है। सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है तथा ठीक है अब देखिए इसमें एक सिंपल सा इसके बारे में बताया कि 2 सिर वाला शरीर सामाजिक और गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में राक्षस से समझा जाता है और वह सब जगह अपने आप को सुरक्षित रखने में कठिनाई अनुभव करता है। एग्जाम्पल भी ऐसा दिया गया कि अगर आपके 2 सिर हो, मान लीजिए, तो आपको एक राक्षस प्रवृत्ति वाला आदमी माना जाएगा अगर आपके 2 सिर होंगे।
सामाजिक या गैर सामाजिक में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आप कहीं भी बैठोगे, जहाँ एक सिर एक जगह खेलता है, दो सिर दो जगह खेलेंगे, ठीक है, तो वो सही नहीं होता है। वही बताया गया कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इसमें बताया गया है कि एक मैनेजर और एक प्लान के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। ये नहीं आपके मैनेजर भी दो हो, आपके काम सेम है पर उसको करवा अलग रहे हैं, कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट सेल्स जो मैनेजर वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इससे काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। एक जैसे जो काम किए जाते हैं, एक तो देखो सबसे पहले तो ये था कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। कमांड का तो ये है कि एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से कमांड मिलना चाहिए सेम टाइम में, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या है कि अगर सेम एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या सेम ऑब्जेक्टिव है उन एक्टिविटी का, तो उसको एक मैनेजर और एक ही प्लान के अंतर्गत डायरेक्शन मिलनी चाहिए। जो काम डायरेक्शन हमें दे रहा है काम करने के लिए, वो एक मैनेजर और एक प्लान के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए। ओके, it means that similar activities under a particular plan must be directed by only one manager. This will ensure unity of action, result in sound organization structure, ठीक है। It should be noted that principle of unity of command and the principle of unity of direction are not one and the same. ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। उनके जो डिफरेंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके एक बार डिफरेंस ले लेते हैं हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ जो कमांड है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में तो हमें एक ऑर्डर एक मैनेजर से मिल रहा है, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि जो एक्टिविटी एक जैसी है, उस एक्टिविटी को यानी ऑब्जेक्टिव सेम है हमारे, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो सेम एक्टिविटी की है, ठीक है, तो उससे हमें एक ही मैनेजर से आदेश मिलना चाहिए, यानी एक मैनेजर के अंडर ही वही काम करनी चाहिए, डायरेक्शन एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए एक प्लान के अंतर्गत। तो हम डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन दी यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, ताकि आपको यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ जो डायरेक्शन है इनमें क्या है आपको ये ना समझ में आए कि भाई ये यूनिटी ऑफ कमांड के लिए है या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो उन डिफरेंस से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। अंतर है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें The principle of unity of command state that one employee must have one boss, where the principle of unity of direction state that there should be one manager to direct the similar activity under a particular plan, ठीक है। यानी यूनिटी ऑफ कमांड तो क्या स्टेट करता है, हम एक बार बेसिस हम इसमें सीधा ही डिफरेंस कर लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड समझाने के लिए है आपके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मेन पॉइंट ही लिखवाऊंगी आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे मेनली डिफरेंस इसमें पूछा नहीं जाएगा क्यों आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं या शॉर्ट टाइप भी नहीं आते हैं, उन्हें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में ही पूछा जाएगा। बट इसमें एक बार बच्चों को यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस पता होना भी ज़रूरी है, वो एक से एक ही समझते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट unity of command state that one employee must have one boss, one employee must have one boss, one employee must have one boss, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट देयर शुड बी वन मैनेजर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या करता है, देयर शुड बी वन मैनेजर, देयर शुड बी वन मैनेजर, एक मैनेजर होना चाहिए, देयर शुड बी वन मैनेजर to direct the similar activity under a particular plan, to direct the similar activities, to direct the similar activities under a particular plan, अंडर अ पार्टिकुलर। ठीक है, यानी जो सिमिलर एक्टिविटी है उसको डायरेक्ट करने के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए ए पार्टिकुलर प्लान में, यानी जो पार्टिकुलर प्लान होता है वो उसमें। ठीक है, there should be one manager to direct the similar activity under a particular plan, यानी जो भी पार्टिकुलर प्लान होता है उसमें एक मैनेजर होना चाहिए जो डायरेक्ट करते हैं सिमिलर जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने में। क्लियर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिलेट टू द फंक्शनिंग एंड रिलेशन ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड किससे रिलेटेड करता है, ठीक है, इट रिलेट टू द फंक्शनिंग एंड रिलेशन ऑफ द पीपल। यूनिटी ऑफ कमांड है, इट रिलेट्स, किससे रिलेट करता है ये, इट रिलेट्स टू द फंक्शनिंग एंड रिलेशन ऑफ द पीपल, टू द फंक्शनिंग एंड relation to the people, functioning and relation to the people of the people in the organization, of the people in the organization। It relates to the functioning and relation of the people in the organization। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पीपल होते हैं उनके कार्य से रिलेटेड होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सच। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मेनली किनके लिए होता है, फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये संस्था में काम करने की जो फंक्शनिंग है, संगठन की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेट करता है, और ये जो पीपल्स होते हैं उनके रिलेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एज सच द प्रिंसिपल इट रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सच। ठीक है, जिस संस्था में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है यूनिटी, यानी उनको यूनिटी ऑफ कमांड एक बोझ से एक ही ऑर्डर मिलता है, और इसमें जो सेम एक्टिविटी होती है, सिमिलर एक्टिविटी होती है, उनमें जो वन मैनेजर के द्वारा ही, एक पार्टिकुलर प्लान के द्वारा ही डायरेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट द एम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एम्स एट अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ensuring discipline, stability and order। ठीक है, यानी
क्या एम होता है यूनिटी ऑफ कमांड का? इट एम्स, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या एम होता है कि कन्फ्यूज़न को दूर करना, ठीक है। इट एम्स एट अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न को अवॉइड करना एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक है, कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना एंड ensuring discipline, stability and ensuring discipline, stability and order. And ensuring discipline, stability and order, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या एम है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन relate to the functioning of the unity of direction aims at coordination and unity of action. It aims coordination, it aims at कोऑर्डिनेशन, इसका क्या एम है? कोऑर्डिनेशन का एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, समन्वय बनाए करना, ये इसका एम है। और इसका एम है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, ठीक है, डिसिप्लिन क्रिएट करना, ठीक है, ये इसके एम है। और इसका है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और यूनिटी ऑफ एक्शन, जो काम किए जा रहे हैं उसमें यूनिटी, एकता बनाए रखना। ये डिफरेंस है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड में, ठीक है। लास्ट है unity of command depends on the unity of direction. Unity of command depends on the unity of direction, कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे डिपेंड्स करती है, ठीक है, बट द फॉर्मर डज नॉट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लेटर, ठीक है। बट जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है does not depend on unity of command, ये इस पे डिपेंड नहीं करती है। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों इसके बीच में डिफरेंस, आपको समझ में आया होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। जब एक जैसी एक्टिविटीज़ को हम एक ही मैनेजर से डायरेक्ट किया जाना चाहिए, और इसमें बोला गया है कि एक बॉस से एक बार में एक एम्प्लॉय को सेम टाइम पे एक ही बॉस से एम्प्लॉयज़ को क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एक्शन बनाए रखते हैं संस्था में, जबकि ये अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी
तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, झगड़े की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड डिपेंड्स होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नॉट डिपेंड ऑन यूनिटी ऑफ कमांड पे। क्लियर हुआ है इनके बीच में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रिंसिपल है, बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है आपसे, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है 6 जो आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य, व्यक्तिगत हित के सिद्धांत पर सामान्य हित, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत हित के सिद्धांत पर सामान्य हित को सिद्धांत, यानी पर्सनली बेनिफिट जो मिलता है सिर्फ उस वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जनरल इंटरेस्ट यानी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पर्सनली जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसकी जगह हमें जो जनरल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि जिससे हमें लाभ हो रहा है वो ही काम करे, बिल्कुल पूरी संस्था को लाभ हो ऐसा काम करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। देखिए सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट the interest of one employee or a group of employee should not prevail over the interest of the organization as a whole। ठीक है, यानी एक पर्सन यानी एक एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट हो या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट हो वो संस्था के इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट this principle state that the interest of one employee ठीक है, this principle state that the interest of one employee or a group of employees or a group of employees should not prevail over the interest of the organization as a whole। Interest of the organization as, ठीक है, क्या कहा गया है कि जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल
interest to general interest. This principle states that the interest of one employee or a group of employees should not prevail over the interest of the organization एज ए वोल. ओके, यानी जो पार्टिकुलर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको, या एक ग्रुप इंटरेस्ट वन एम्प्लॉय का हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का हो, ठीक है, उस उनका जो इंटरेस्ट है यानी उनका खुद का जो हित है वो संस्था के हित से बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हित से क्या है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, संस्था के हित से बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके, फ्योल ने सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए. ठीक है, यानी अपने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जो सामान्य हित है, यानी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट्स होता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको वरीयता देनी चाहिए. ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि व्यक्तिगत हित और सामान्य हित में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हित का त्याग कर देना चाहिए. ठीक है, और यानी अगर व्यक्तिगत हित और जनरल यानी जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जनरल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए. ठीक है, मान लीजिए ये पर्सनल इंटरेस्ट है यानी इससे आपका सिर्फ आपका भला हो रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो रहा है. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ये एक दूसरे से टकराए तो उस सिचुएशन में जो पर्सनल इंटरेस्ट है इसका त्याग कर देना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो इंटरेस्ट है वो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए. सोचना चाहिए कि पूरी संस्था को कैसे लाभ हो. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें पर्सनली इंटरेस्ट को त्याग देना चाहिए, और जबकि पूरे संस्था का जो हित है उसके स्थान पर उसका पूरी संस्था के हित का चूज़ करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जिससे पूरी संस्था को लाभ हो. सिर्फ आपको लाभ हो वो ही काम नहीं करना चाहिए. हमें ऐसा पर्सनली जो ये हो सकता है कि दोनों हो, कि पर्सनली आपका इंटरेस्ट भी पूरा हो और ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट भी पूरा हो. ऐसा काम तो हमें करना चाहिए, नहीं कि अपना पर्सनल जिससे हमें खुद यानी सामान्य व्यक्तिगत हित हमारा पूरा हो रहा वो काम ही हम ना करें. नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट दोनों साथ में चले तो अच्छी बात है, बट अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए तो पर्सनल इंटरेस्ट को हमें रख देना चाहिए. जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको हमें वरीयता देनी चाहिए. सबॉर्डिनेट होता है पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो सबॉर्डिनेट होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का. मेनली फर्स्ट एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो, ऐसा काम किया जाए. ओके, ये क्लियर हुआ. अब इसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं कि जिससे हम सब जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है यानी जनरल इंटरेस्ट के लिए हम काम करें. फर्स्ट है फेयर एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के साथ फेयर एग्रीमेंट किया जाए. एक्सेम्पलरी कंडक्ट ऑफ द सुपीरियर्स, यानी जो सुपीरियर है वो अपना अच्छा आचरण करें. ठीक है, और कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी जो अधीनस्थ तो है उनका नियमित परीक्षण किया जाना चाहिए. ठीक है, यानी सबसे पहले कि एग्जाम्पलरी कंडक्ट ऑफ द सुपीरियर, यानी आप कैसे संस्था के हित को आप वरीयता दे सकते हैं. तो एग्जाम्पलरी कंडक्ट ऑफ सुपीरियर, यानी सुपीरियर ने क्या अच्छा काम किया है संस्था के लिए उसका उदाहरण दे, तो एम्प्लॉय मोटिवेट होकर अपने जो सुपीरियर है उनसे मोटिवेट होकर वो भी संस्था के लिए काम करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेट होंगे. ठीक है, उनके मोटिवेशन को उनके द्वारा किए गए कामों को सुनकर उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी संस्था के लिए कुछ करना है. तो उनके एक एग्जाम्पलरी ये है. फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में फेयर एग्रीमेंट हो, उनके काम को सबके उनको प्रॉपर फेयर एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि उनको रेम्युनरेशन सही मिलना चाहिए. एक तो
ठीक है, आप काम तो नहीं कर रहे हो तो फिर उससे पूछते हो कि संस्था के लिए भी वो क्या अपना हित करे, संस्था के हित के बारे में सोचे, जबकि आप उनके व्यक्तिगत हित की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनके काम, उनको जो प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है, काम के घंटे आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस ऐसे अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कोई एम्प्लॉय क्या संस्था के हित के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। वो तभी संस्था के हित के बारे में सोचेगा जब एक फेयर एग्रीमेंट हो बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पर्सनली जो इंटरेस्ट है उसको कुछ हद तक पूरा करे, ठीक है। अगर उनको उनकी नीड्स को ही नहीं समझेगा, उनकी ज़रूरतों को भी नहीं समझेगा और ये बोले जाएगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का आप बेनिफिट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन संस्था का लाभ देखिए, और जबकि संस्था है वो आपकी तरफ, आपकी ज़रूरतों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आपसे ज़्यादा समय काम कराया जा रहा है, आपको वेतन कम दिया जा रहा है और फिर भी ये बोला जा रहा है कि संस्था का हित देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी एम्प्लॉय संस्था का हित नहीं देख सकता है। संस्था का हित उसी सिचुएशन में देखेगा जब संस्था या ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरेस्ट, आपके जो आपने वर्क किया है, यानी जो उसके सबॉर्डिनेट हैं या उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके हित का ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करेंगे, तभी वो संस्था के हित की तरफ ध्यान दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ सिचुएशन को बताया गया। एक तो एग्जाम्पलरी जो कंडक्ट ऑफ अ ओनर, यानी जो सुपीरियर है उन्होंने जो अच्छा जो काम किया है उसका उदाहरण दे सकते हैं। तो इससे भी उनका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं कि संस्था के लिए वो भी कुछ करे, अपने पर्सनली बेनिफिट से ऊपर होकर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे। सेकंड था इसमें कि इसमें ये था कि फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। और जो सुपरविज़न यानी जो उनका काम है उन पे लगातार निगरानी होती रहे, उनके जो काम को देखा जाए वो काम कैसे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लगातार निगरानी रहेगी। तो इससे सुपरविज़न भी किया जाना चाहिए, जो संस्था के एम्प्लॉय हैं उनका लगातार सुपरविज़न किया जाना चाहिए, ठीक है। अधीनस्थों का नियमित निरीक्षण है किया जाना चाहिए। अगर हम कॉन्स्टेंटली सुपरविज़न करते रहते हैं तो इससे जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे।